गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का 11वां लेसन सीखेंगे, जिसका नाम है कोख जाया। यह एक अनुदित साहित्य है, मतलब ट्रांसलेट लिटरेचर। मूल लेखक है श्याम दरिहरे और उसके अनुवादक है, मतलब ट्रांसलेट जिन्होंने किया है वो है वैद्यनाथ झा। पाठ के लेखक श्याम दरिहरे जी का परिचय देख लेते हैं। श्याम दरिहरे जी का जन्म 19 फरवरी 1954 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। आप मैथिली भाषा के चर्चित रचनाकार माने जाते हैं। कहने का मतलब उन्होंने अपनी लेखनी के लिए या लेखन का कार्य करने के लिए मैथिली भाषा का उपयोग किया है। मैथिली भाषा में उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा कविता में आपने अपनी लेखनी का श्रेष्ठत्व सिद्ध किया है। आपने कनुप्रिया काव्य का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है। यह जो कनुप्रिया काव्य है यह उन्होंने मैथिली भाषा में ट्रांसलेट किया है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना। आपकी समग्र रचनाएं भारतीय संस्कृति में आधुनिक भावबोध की परिभाषित करती है। परिणामतः आपकी रचनाएं पुरानी और नई पीढ़ी के बीच सेतु का कार्य करती है। आपका समस्त साहित्य मैथिली भाषा में रचित है तथा संप्रेषणीयता की दृष्टि से भाव एवं बोधगम्य है। आपकी सहज और सरल मैथिली भाषा पाठकों के मन पर दूर तक प्रभाव छोड़ जाती है। मतलब उन्होंने लिखी हुई यह मैथिली भाषा जो है ये बहुत ही सीधी, सरल और सहज भाषा है। जो भी पाठक इसको पढ़ते हैं इसका प्रभाव जो है वो दूर तक छोड़ जाता है। प्रस्तुत कहानी का हिंदी में अनुवाद वैद्यनाथ झा ने किया है। यह जो कहानी श्याम दरिहरे जी ने लिखी है इसका ट्रांसलेट या अनुवाद वैद्यनाथ झा जी ने किया है। श्याम दरिहरे जी का प्रमुख जो उन्होंने लिखी हुई जो कृतियाँ हैं या उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम जान लेते हैं। घुरी आऊ मान्या, जगत सब सपना, न जायते म्रियते वा, यह एक उपन्यास है। सरिसों में भूत, रक्त संबंध, यह एक कथा संग्रह है। गंगा नहाना बाकी है, मन का तोरण द्वार सजा है, यह एक कविता संग्रह है। तो आधी प्रमुख रचनाएं उन्होंने लिखी हुई है। विधा परिचय। अनुदित साहित्य का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आपको मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अनुदित साहित्य मतलब ट्रांसलेट लिटरेचर। तो यह जो साहित्य है या लिटरेचर है यह हिंदी साहित्य में या हिंदी लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण स्थान अनुदित साहित्य ने रखा है। अनुदित कहानी विधा में जीवन के किसी एक अंश अथवा प्रसंग का चित्रण मिलता है। ये कहानियाँ प्रारंभ से ही सामाजिक बोध को व्यक्त करती रही है। समाज के बदलते मूल्यों एवं विचार तथा दर्शन ने सामाजिक कहानियों का प्रभावित किया गया है। तो समाज से रिलेटेड यह कहानियाँ ज़्यादातर श्याम जी लिखते हैं और यह जो विधा है वो है अनुदित साहित्य विधा। पाठ परिचय देख लेते हैं। वर्तमान मानव समाज के केंद्र में धन, विलासिता, सुख सुविधाओं को स्थान प्राप्त हो चुका है। मतलब प्रेजेंट टेंस में मानव समाज में सुख सुविधाओं को, धन को, पैसे को सबसे ज़्यादा स्थान दिया जाता है। पारिवारिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पैसे ने रिश्ते का रूप धारण कर लिया है। तो रिश्ते निरर्थक
होते जा रहे हैं। मतलब रिश्तों से ज़्यादा यहाँ पर पैसों को महत्व दिया गया है। यह है आजकल का ज़माना या वर्तमान मानव समाज। यही कारण है कि दिलीप अपने पिता की मृत्यु के पश्चात माता पिता का घर बेचकर सारा पैसा अपने नाम कर लेता है। यह है पाठ परिचय। तो पाठ में आपको जो कैरेक्टर्स है उनके नाम यहाँ पर दिखाई देंगे कि यहाँ पे दिलीप नाम का एक जो लड़का है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद माता पिता का जो घर है वो घर बेचकर सारा पैसा जो है वो अपने नाम पर कर लेता है और अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले जाने के बदले हवाई अड्डे पर ही निराधार हालत में छोड़ देता है। माँ जो एक आईएएस अधिकारी की पत्नी है वृद्धाश्रम में रहने को अभिशप्त हो जाती है। शायद यही नियति है आज के वृद्धों की। लेखक के अनुसार मनुष्य की इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और रिश्तों को सार्थकता प्रदान करनी होगी। पाठ का नाम कोख जाया अर्थात कोख से जन्मा लड़का या फिर गर्भ से जन्मा लड़का। तो चलिए आइए पाठ पढ़ना शुरू कर लेते हैं। वृद्धाश्रम के प्रबंधक का फ़ोन कॉल सुनकर मैं अवाक रह गया। वृद्धाश्रम मतलब जो ओल्ड एज या फिर बूढ़े लोगों के रहने की जो व्यवस्था की जाती है उसको वृद्धाश्रम कहते हैं। प्रबंधक मतलब मैनेजर या फिर व्यवस्थापक। उनका फ़ोन आने के बाद मतलब वृद्धाश्रम से मैनेजर का या व्यवस्थापक का फ़ोन आने के बाद मैं अवाक रह गया। अब यहाँ पर मैं कौन है? तो मैं है कहानी में रघुनाथ चौधरी जो कि गंगा मिश्र की बहन का लड़का है। यहाँ पर रघुनाथ चौधरी अवाक रह गए, हैरान रह गए। मौसी इस तरह अचानक संसार से चली जाएगी इसका अनुमान नहीं था। संसार से चले जाना मतलब मृत्यु होना। तो रघुनाथ चौधरी जी की मौसी मतलब उनकी माँ की बहन जिनको क्या कहते हैं गंगा मिश्र जी कहते हैं। तो मौसी गंगा मिश्र जी संसार से चल बसी या फिर उनकी मृत्यु हो गई। और ये बात सुनकर रघुनाथ चौधरी शॉक्ड हो गए या फिर अवाक रह गए, हैरान रह गए। इसका अनुमान नहीं था। मतलब गंगा मिश्र जी रघुनाथ चौधरी जी की मौसी संसार से चली जाएगी या फिर उनकी मृत्यु होगी इसका अनुमान नहीं था या अंदाज़ा भी नहीं था। ऑफिस से अनुमति लेकर तुरंत विदा हो गया और इस तरह से ये बात सुनने के बाद उन्होंने ऑफिस से परमिशन लेकर, अनुमति लेना मतलब परमिशन लेना, वो वहाँ से निकल गए या फिर वहाँ से विदा हो गए। संग में पत्नी और 4 सहकर्मी भी थे और उनके साथ उनकी पत्नी और 4 सहकर्मी मतलब कलीग्स या फिर उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे उसमें से कुछ 4 लोगों को वो अपने साथ वृद्धाश्रम लेकर गए। मन बहुत दुखी हो रहा था। ओह भगवान भी कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों को डालते रहते हैं। और इस तरह से उनकी मौसी गंगा मिश्र जी इनकी मृत्यु के बाद वो रघुनाथ चौधरी अपनी पत्नी और 4 सहकर्मी को लेकर वृद्धाश्रम चले गए। उनका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और भगवान से वो ये भी कह रहे हैं कि कैसी परिस्थितियों में लोग जो है पढ़ते हैं या फिर कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों को भगवान डालता है। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे उस दिन की याद हो गई जब मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। और इस तरह से यहाँ पर चौधरी जी मतलब रघुनाथ चौधरी जी गाड़ी में बैठे हैं और बैठे बैठे ही उनको उस दिन की याद आ गई जिस दिन वो पहली बार वृद्धाश्रम में अपनी मौसी गंगा मिश्र जी से मिलने के लिए
गए थे। पूछते पूछते जब मैं वृद्धाश्रम पहुंचा था तो दिन डूबने को था। तो यहाँ पर चौधरी जी या फिर रघुनाथ चौधरी जी अपने अनुभव को बता रहे हैं कि एक दिन वह वृद्धाश्रम पहली बार ही गए थे उनकी मौसी से मिलने के लिए। तो शाम जो है वो शाम जो है वो डूबने मतलब दिन जो है वो डूबने को आया था। शाम हो गई थी, सूर्यास्त हो रहा था। शहर से कुछ हटकर बना वृद्धाश्रम का साधारण सा घर देखकर आश्चर्य लगा कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की विधवा इस वृद्धाश्रम में किस प्रकार गुजारा कर रही होगी। यह जो वृद्धाश्रम है ये शहर से थोड़ा हटकर या थोड़ा दूर एक साधारण घर यह वृद्धाश्रम था। और उनको वहाँ देखने के बाद एक भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की एक विधवा जो है उनकी मौसी एक विधवा औरत थी गंगा मिश्र जी, जिनके पति IAS अधिकारी की एक पत्नी गंगा जी मिश्र, जिनके मृत्यु के बाद वह विधवा हो गई थी और उनके बेटे दिलीप ने उनको वृद्धाश्रम रखा था। तो यह एक छोटा सा वृद्धाश्रम देखकर रघुनाथ चौधरी आश्चर्यचकित होने लगे। संपूर्ण जीवन बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों में उन्होंने गुजारा था और इस तरह से यहाँ पर पहली बार रघुनाथ चौधरी अपनी मौसी से मिलने के लिए वृद्धाश्रम चले गए थे। संपूर्ण जीवन बंगले में रहने वाली उनकी मौसी गंगा मिश्र जी अब अंतिम समय में शहर से दूर 10-20 अनजान बूढ़ी अनाथ महिलाओं के साथ किस प्रकार रहती होगी, ऐसी जिंदगी तो उसे कल्पना तक नहीं रही होगी, मैंने सोचा था। रघुनाथ चौधरी अपने मौसी से मिलने के लिए जब पहली बार वृद्धाश्रम गए थे तो उनको ये बात पता है कि वो पहले जो रहती थी वो बंगले में रहती थी, लेकिन अभी उनके पति के मृत्यु के बाद एक विधवा औरत होने के बाद उनके बेटे दिलीप ने उनको वृद्धाश्रम में रखा था और उस वृद्धाश्रम में शहर से 10-20 दूर एक अनजान जगह पर एक बूढ़े या अनाथ महिलाओं के साथ वो किस प्रकार रहती होगी और ऐसी ज़िंदगी की कल्पना तक उनके मतलब उनके बहन का लड़का जिनका नाम रघुनाथ चौधरी है वो सोचने लगे। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। जैसे ही वो उस वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे और वृद्धाश्रम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जो अंग्रेजी में था जिस पे लिखा था मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम का नाम क्या था? मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। दीवार पर एक स्विच लगा हुआ दिखा, उसको दबाने से लगा कि अंदर कोई घंटी गनगना उठी। जैसे ही उस बोर्ड को वो देखते हैं वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रुकाई और गाड़ी से बाहर उतरकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक स्विच लगा हुआ था। उस स्विच को दबाते ही ऐसा लगा कि जैसे अंदर कोई घंटी गनगना उठी थी, आवाज़ हो उठी। कुछ ही पलों के बाद फाटक का छोटा सा भाग खिसक कर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है श्रीमान? और जब वो स्विच दबाने के बाद अंदर एक व्यक्ति जो है उसने दरवाज़ा या गेट जो है वो खोला और पूछा कि क्या बात है श्रीमान? पूछा कि आप कहाँ से आए हो और क्या बात है, क्या काम है? यहाँ पर रघुनाथ चौधरी ने कहा, मुझे मिसेस गंगा मिश्र से मिलना है। मैंने कहा, मतलब रघुनाथ चौधरी ने क्या कहा कि मैं मिसेस गंगा मिश्र से मिलना चाहता हूँ। तो सामने से उस व्यक्ति ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम रघुनाथ चौधरी है। और इस तरह से रघुनाथ चौधरी अपनी मौसी गंगा मिश्र जी को मिलने के लिए वृद्धाश्रम पहुंच गए थे। इस तरह से
रघुनाथ चौधरी अपनी मौसी गंगा मिश्र जी से मिलने के लिए वृद्धाश्रम चले गए। गेट के पास खड़े होकर उन्होंने जब स्विच दबाया तो वहाँ से एक व्यक्ति ने गेट खोला या फाटक खोला और पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस तरह से रघुनाथ चौधरी जी ने अपनी पहचान बताई और गंगा मिश्र से मिलने के लिए अनुमति मांगी। यहाँ पर उस व्यक्ति ने रघुनाथ चौधरी को कहा कि मैं पहले गंगा जी मिश्र जी से पूछता हूँ कि वो आपसे मिलना चाहती है कि नहीं, और ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा या गेट बंद कर दिया। इस तरह से यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक मैं कार में बैठा प्रतीक्षा करता रहा। तब जाकर वह गेट खुला और मैं कार सहित अंदर दाखिल हुआ। और इस तरह से 10 मिनट इंतज़ार करके जब वो गेट खोला गया और उस व्यक्ति ने रघुनाथ चौधरी जी को अंदर आने के लिए कहा। रघुनाथ चौधरी कार में बैठकर ही इंतज़ार कर रहे थे और फिर वो कार के साथ गेट के अंदर या फाटक के अंदर चले गए। बाहर से बहुत छोटा दिखने वाला यह वृद्धाश्रम अंदर से काफ़ी बड़ा था। बाहर से वो वृद्धाश्रम बहुत ही छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह कार के साथ अंदर चले गए वह वृद्धाश्रम काफ़ी बड़ा लगने लगा। मन में संतोष हुआ कि मौसी अनजान लोगों के बीच तो अवश्य पड़ गई है, परंतु व्यवस्था बुरी नहीं है। तो मन में संतोष मतलब थोड़ा बहुत आनंद रघुनाथ चौधरी जी को हुआ कि मौसी भले ही अनजान लोगों के साथ या अनजान बूढ़ों के साथ वहाँ पे रह रही थी, लेकिन वहाँ की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अच्छी थी। वहाँ की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। कार पार्क करने के बाद उस व्यक्ति के साथ विदा हुआ और इस तरह से रघुनाथ चौधरी ने कार जो है वो पार्क की, साइड में लगाई और उस व्यक्ति के साथ गंगा मिश्र अपनी मौसी से मिलने के लिए उनके साथ वो चले गए, विदा हो गए। मिसेस गंगा मिश्र जिस दिन से यहाँ आई है तब से आप प्रथम व्यक्ति है जिनसे उन्होंने मिलना स्वीकार किया है। यहाँ पर गंगा मिश्र जी से मिलने के लिए कई सारे लोग आते थे, लेकिन वो किसी से मिलती नहीं थी। आप एक पहले व्यक्ति हैं जिनको गंगा जी मिश्र या गंगा मिश्र जी मिलना चाहते हैं। इस तरह से वह व्यक्ति चलते चलते कहने लगा, कैसे कैसे लोग कई कई दिनों तक आकर गिड़गिड़ाते रहे और लौट गए, परंतु मैडम टस से मस नहीं हुई। टस से मस नहीं होना यह एक मुहावरा है, मतलब अपनी बात पर अड़ना। अपनी बात पर अड़ना मतलब टस से मस न होना, मतलब कई सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे लेकिन वो अपनी बात पर अटल थी, वो किसी से भी मिलना नहीं चाह रही थी। आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे वो मिलना चाहती है। और ऐसा कौन कह रहा है? एक व्यक्ति, या वो व्यक्ति जो है वो रघुनाथ चौधरी को कह रहा है। इस तरह से यहाँ पर अभी जब मैंने आपका नाम कहा तो वे रोने लगी। मैं प्रतीक्षा करता खड़ा था। यहाँ पर उस व्यक्ति ने रघुनाथ चौधरी को कहा कि गंगा मिश्र जी ने जैसे ही आपका नाम सुना वैसे ही वो रोने लगी और थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर बोली, बुला लाइए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वे आपकी कौन होगी? फिर उसी ने पूछा, मौसी। और इस तरह से रघुनाथ चौधरी उनको मिलने के लिए आए थे। ये सुनकर गंगा मिश्र जी मतलब उनकी मौसी जो है वो रोने लगी। और रोने के बाद जब उस व्यक्ति ने रघुनाथ चौधरी को पूछा कि वो आपकी कौन लगती है, तो उन्होंने कहा वो मौसी लगती है। गंगा मिश्र जी मतलब रघुनाथ चौधरी की मौसी को जब पता चलता है कि रघुनाथ चौधरी मतलब उनकी बहन का लड़का उनको मिलने के लिए आया है, तो वह रोने लगी और उस व्यक्ति को वो कहने लगी कि उनको बुला लाइए।
वह व्यक्ति रघुनाथ चौधरी के पास गया और उनको पूछने लगा कि आज तक कितने सारे लोग उनको मिलने के लिए आए, लेकिन वो किसी से नहीं मिलती थी। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनकर वो रोने लगी। तो आप कौन हैं और आप उनके क्या लगते हैं? इस तरह से रघुनाथ चौधरी ने उनका और गंगा मिश्रा जी का रिश्ता बताया कि वह मेरी मौसी लगती है। फिर आगे उस व्यक्ति ने पूछा, आप लोग क्या बहुत बड़े लोग हैं? बड़े लोगों की माएँ क्या वृद्धाश्रम में ही अपना जीवन गुजारती है? मैंने दुख से प्रति प्रश्न किया। और इस तरह से वो सामने वाला व्यक्ति रघुनाथ चौधरी को कहने लगा कि आप बड़े घर के लोग हो और आप घर की या आपके घर की जो माएँ होती है वो वृद्धाश्रम में ही अंतिम जो समय या वृद्धाश्रम में ही जीवन गुजारा करती है। ये जब उस व्यक्ति ने कहा तो रघुनाथ चौधरी जो है वो दुख से प्रति प्रश्न किया। कहने का मतलब वो वहाँ पर अपने आप से ही कहने लगे या फिर चुपचाप रह गए। उसका उत्तर या जवाब उस व्यक्ति को उन्होंने नहीं दिया। आजकल बड़े लोग ही अपने माँ बाप को अंतिम समय में वृद्धाश्रम भेजने लगे हैं। उनके पास समय ही नहीं होता अपने माँ बाप के लिए। वह व्यक्ति रघुनाथ चौधरी को कह रहा है कि माँ बाप को अंतिम समय में आप वृद्धाश्रम में रखते हो और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है आपके माँ बाप के लिए। वह फिर कहने लगा कि गरीब घर के जो बूढ़े तो कष्ट और अपमान सहकर भी बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं या बच्चों के साथ ही रहने की अभिशप्त है। अभी यहाँ पर अभिशप्त का मतलब है, अभिशप्त का मतलब होता है कि जो मजबूर होते हैं, मतलब जो गरीब बूढ़े माँ बाप होते हैं वो मजबूर होते हैं। वो अपने बच्चों के साथ ही, भले ही बच्चे कष्ट करने के लिए उनको कहे, मेहनत करने के लिए कहे या फिर कितने भी अपमानित करे अपने माँ बाप को, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के साथ ही मजबूर होकर रहते हैं। गरीब घर के बूढ़े, उनकी पहुंच इस तरह के वृद्धाश्रम तक कहाँ है? मतलब बूढ़े, जो गरीब बूढ़े लोग होते हैं वृद्धाश्रम में नहीं आते हैं। वो अपने बेटों के साथ ही अपमान सहते हुए मजबूर होकर वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो अमीर घर के माएँ होती है या बूढ़े माँ बाप होते हैं वृद्धाश्रम में आकर उनको रखा जाता है। फिर चुप रहना ही उचित समझा। और इस तरह से रघुनाथ चौधरी जो है उस व्यक्ति का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को वो सुन रहे हैं, उसका जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। वह व्यक्ति मुझे बाग के छोर पर अकेली बैठी एक महिला की ओर संकेत कर वापस चला गया। और इस तरह से वह व्यक्ति रघुनाथ चौधरी को बगीचा या बाग के एक छोर, मतलब एक साइड, एक छोर पर अकेली बैठी एक महिला की ओर उन्होंने इशारा किया और वो वहाँ से वापस चला गया। मैं वहाँ जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया। रघुनाथ चौधरी उस महिला के पास चले गए। वह उनकी मौसी थी। मौसी को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। कुछ महीने पूर्व ही मौसी को बुलंदी पर देख कर गया था, लेकिन अभी मौसी एकदम लस्त पस्त लग रही थी। बेटे के विश्वासघात और अपनी दुर्दशा व्यतीत हो गई थी। यहाँ पर कि कुछ महीने जब रघुनाथ चौधरी गंगा मिश्र जी से मिले थे, अपनी मौसी से मिले थे, तो वो तभी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन अब जब वो उनको देख रहे हैं, अपनी मौसी को, वो एकदम लस्त पस्त लग रही है। लस्त पस्त लगना मतलब थकी थकी लग रही थी। बेटे के विश्वासघात और अपनी इस दुर्दशा पर व्यथित हो गई थी, क्योंकि बेटा उनका गंगा जी मिश्र जी का बेटे का नाम है दिलीप। तो उस दिलीप या उस बेटे ने उनका विश्वासघात किया था और वह अपनी दुर्दशा पर या अपनी
उस दुख पर, पीड़ा पर बहुत ही ज़्यादा व्यतीत हो गई थी या फिर दुखी हो गई थी। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। रघुनाथ चौधरी अपने बारे में कहते हैं कि वो पढ़ लिख कर जो है वो उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली थी। मौसी से भेंट मुलाकात कम हो गई थी। दिलीप का एडमिशन जब एम्स में हुआ था तो मौसा की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी। गंगा मिश्र जी, यह रघुनाथ चौधरी की मौसी और उनके मौसा जो IAS अधिकारी थे, उनकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में हुई थी। उसने मेडिकल की पढ़ाई भी पूरे देश या पूरे ऐश और आराम के साथ की थी। तो दिलीप के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है कि उन्होंने मतलब मौसी और मौसा का लड़का जो था वो था दिलीप, और दिलीप जो है उसने मेडिकल में एडमिशन लिया था और वहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी के साथ जो है वो रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चला गया। दिलीप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर जो भी चौधरी जी है, रघुनाथ चौधरी, उनकी जो मौसी है गंगा मिश्र जी, तो उनका बेटा दिलीप जो है वो लंदन में पढ़ने के लिए चला गया। एक बार जो वह लंदन गया तो वहीं का होकर रह गया। जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक तो आना जाना प्राय लगा रहता था। विवाह के बाद उसकी व्यस्तता बढ़ती ही गई। तो इस तरह से जब जब तक शादी नहीं हुई दिलीप की तब तक तो वो आना जाना उसका लगा रहता था, लेकिन शादी होने के बाद वो व्यस्तता मतलब काम का दबाव या बिजीनेस जिसको हम कहते हैं वो बढ़ता गया और उसका आना जाना जो है वो कम हो गया। मौसी भी कभी कभी लंदन आती जाती रहती थी। मौसी जब कभी अपनी ससुराल आती थी तो नहर भी अवश्य आती थी। नहर का मतलब होता है मायका। मतलब जब मौसी ससुराल जाती थी तो वहाँ से वो नहर मतलब मायके में भी अवश्य आती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब है यहाँ पर जो भूखमरी कहते हैं तो उसको कहेंगे अकाल। तो एक बार उनके गांव में अकाल पड़ा था। वह अकाल दूसरे वर्ष भी दोहरा गया, मतलब दूसरे साल भी यह अकाल जो है वो दोहरा दिया गया या फिर बढ़ता गया और पूरे इलाके में हाहाकार मचा। हाहाकार मचना मतलब घबराहट से जो चिल्लाहट होती है उसको कहते हैं हाहाकार। मौसी उन लोगों की हालत देखकर द्रवित हो गई। द्रवित होना मतलब द्रवित होना, मौसी जो है यहाँ पर क्या हो गई थी, द्रवित हो गई थी। द्रवित होना का मतलब होता है कि मन में दया या करुणा उत्पन्न होना। तो मौसी यहाँ पर उनके मन में दया या करुणा जो है वो उत्पन्न हुई थी। उसने अपनी ससुराल से सारा जमा अन्न मंगवाया और बाजार से भी आवश्यकतानुसार क्रय करवाया। तीसरे ही दिन में भंडारा खुल गया। मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर जब अकाल पड़ा था गांव में तो मौसी ने अपने घर का अनाज मंगवा कर या कहीं बाहर से भी अनाज मंगवा कर उस गांव के लोगों की मदद की थी। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है द्रवित हो गया। द्रवित हो जाना मतलब जो भी है दया की भावना उत्पन्न होना, और इसलिए वो पूरे इलाके में एक आदर्श बेटी बन गई थी। मैं बर्लिन में ही था कि यहाँ बहुत कुछ घट गया। यहाँ पर रघुनाथ चौधरी कहते हैं कि जब वो बर्लिन में थे तो कुछ ऐसी कई सारी चीज़ें या कई सारी घटनाएं घटी थी। जीवन के सभी समीकरण उलट पुलट गए। मौसा अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण चल बसे। और इस तरह से जब खुद रघुनाथ चौधरी बर्लिन में थे तब मौसा जी जो है उनकी हृदय गति रुक जाना मतलब उनको हार्ट अटैक जो है आ गया और इसकी वजह से वो चल बसे। मौसा जी जो है वो अचानक चल बसने की वजह से, उनकी मृत्यु होने की वजह से मौसी का जीवन जो है वो एकाएक ठहर सा गया, रुक गया। मौसा का अंतिम संस्कार दिलीप के आने के बाद ही संपन्न हुआ था। मौसा जी का अंतिम संस्कार जो हुआ था
वह दिलीप उनके बेटे दिलीप के आने के बाद ही शुरू हुआ था या संपन्न हुआ था या फिर पूरा हुआ था। मौसा का श्राद्ध उनके गांव में जाकर संपन्न किया गया। वे लोग जब गांव से वापस आए तो दिलीप का रंग ढंग बदल गया था। वह पहले मौसा की पेंशन मौसी के नाम से ट्रांसफ़र करवाने और लंदन ले जाने के लिए वीज़ा बनवाने के काम में लग गया। तो इस तरह से जैसे ही मौसा जी या फिर दिलीप के पिताजी की मृत्यु हो गई, वैसे ही यहाँ पर दिलीप का रंग ढंग जो है, स्वभाव जो है वो बदलने लगा था। सबसे पहले उसने मौसा की पेंशन जो है वो मौसी के नाम में से ट्रांसफ़र करवाने लगा। उसके बाद लंदन जाने के लिए वीज़ा बनवाने की भी उसने शुरुआत की थी। उसी के बहाने उसने मौसी से कई कागज़ातों पर हस्ताक्षर करवा दिए थे और उसी वजह से यहाँ पर दिलीप ने कई सारे कागज़ातों पर अपनी माँ या मौसी जो है रघुनाथ चौधरी, उनके हाथ से हस्ताक्षर या साइन जो है वो करवा कर लिए। मौसी उसके कहे अनुसार बिना देखे सुने हस्ताक्षर करती रही और इस तरह से मौसी ने भी उस कागज़ात पर क्या लिखा है वह न पढ़ते हुए या न सुनते हुए अपने बेटे के लिए उसने हस्ताक्षर कर दिए। उसे भला अपने ही बेटे पर संदेह करने का कोई भी कारण भी तो नहीं था। यहाँ पर वो अपने बेटे पर शक या संदेह जो है वो करने का कोई भी कारण नहीं था। वो अपने बेटे पर विश्वास या बेटे पर उस पर बड़ा ही विश्वास जो है वो था। उस तक वह कुछ समझ पाती उसकी या ज़मीन या मकान सब हाथ से निकल चुका था और जब तक वो सब समझ जाती तब तक तो उसकी सारी ज़मीन या उसके सारा मकान जो है वो मकान जो है वो उसके हाथ से, मौसी के हाथ से निकल चुका था। दिलीप ने धोखे से उस मकान का सौदा 8 करोड़ रुपए में कर दिया था और इस तरह से वो जो मकान है मौसी और मौसा का, वो मकान उसने 8 करोड़ में बेच दिया। मौसी को जब इसका पता चला तो उसने एक बार विरोध तो किया, परंतु दिलीप ने यह कहकर चुप करा दिया कि जब तुम भी मेरे साथ लंदन में ही रहोगी तो फिर यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति रखने की कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से मौसी ने जब विरोध करना चाहा तो दिलीप ने मौसी को या अपनी माँ को ये बताया कि तुम मेरे साथ लंदन चलोगी तो यहाँ की संपत्ति जो है रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से दिलीप ने जो है अपने पिताजी की मृत्यु के बाद सारी ज़मीन या जो मकान है वो अपने नाम करवा ली। जब माँ को ये बात पता चली, गंगा मिश्र जी को जब ये बात पता चली तो माँ को उसने कहा कि जब हम लंदन जाएंगे तो इस संपत्ति का रख कर क्या फ़ायदा। इसी तरह से दिलीप ने लंदन यात्रा से पूर्व घर की लिखापढ़ी प्राप्त कर ली और इस तरह से लंदन जाने से पहले उसने घर की सारी चीज़ें या जो लिखा पढ़ी है या जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है या फिर जो पेपर्स रहते हैं वो सब अपने खुद के हाथ में लिए। घर की सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच डाली। औने पौने दामों में बेचना मतलब कम दामों में बेच डालना। मौसी अपनी सारी गृहस्थी नीलाम होते देखती रह गई। नीलाम होना मतलब संपूर्ण रूप से बेचना ही हो गया और इसी तरह से माँ जो है, दिलीप की माँ मतलब गंगा मिश्र जी जो है, उन्होंने अपनी सारी जो गृहस्थी है, घर बार जो है, ज़मीन जो है वो नीलाम होते हुए उसने खुद देखा। उसकी आंखों से आंसू पोंछने का समय किसी के पास नहीं था। वे तो रुपए सहेजने में व्यस्त थे। मतलब यहाँ पर ज़मीन जो है वो बेची गई, मकान जो है वो बेचा गया और माँ जो है या गंगा मिश्र जी जो रो रही थी, ये सब देखते हुए उनकी आंखें पोंछने के लिए कोई भी सामने नहीं आया, बल्कि वही लोग जो है वो पैसे गिनने में, सहेजने में व्यस्त थे, बिजी थे। बाप का मरना दिलीप के लिए एक लॉटरी निकलने जैसा ही था। उसे लंदन में अपना घर खरीदने में आसानी हो जाने की प्रसन्नता थी। लंदन में जाके वो उसी पैसों से घर खरीदने वाला था और वो बहुत ज़्यादा खुश था।
वह अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा और मौसी पल पल उजड़ती रही। इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई मौसी, यानी कि दिलीप की माँ गंगा मिश्र जी। फिर लंदन यात्रा की तिथि भी आ गई थी और वो समय आ गया कि लंदन यात्रा जो है वो जाने के लिए दिलीप निकला अपनी माँ के साथ। सभी लोग दो टैक्सियों में एयरपोर्ट पहुँच गए। अंदर जाने के बाद मौसी को एक कुर्सी पर बिठाते हुए दिलीप ने कहा कि तुम यहीं बैठो। और इस तरह से दिलीप की माँ और दिलीप जो है लंदन जाने के लिए निकले। उसने अपनी माँ को एक कुर्सी पर बिठाया और कहा कि तुम यहीं बैठी रहो। मौसी को एक कुर्सी पर बिठाकर और वहाँ ही वेट करने के लिए, राह देखने के लिए कहकर दिलीप जो है लगेज जांच और बोर्डिंग कराकर आते हैं। इमिग्रेशन के समय सब साथ हो जाएंगे। जब काफ़ी समय बीत गया तो उसे चिंता होने लगी कि बेटा और बहू कहाँ चले गए। लगेज में कोई झंझट तो नहीं हो गया। वह उठकर अंदर के गेट पर तैनात सिक्योरिटी के पास जाकर बोली, मेरा बेटा दिलीप मिश्रा लंदन के फ्लाइट में बोर्डिंग कराने गया था। मुझे यही बैठने बोला था, परंतु उसे गए बहुत देर हो गई है। वह कहाँ है, इसका पता कैसे चलेगा। और इस तरह से बहुत देर हो गई थी कि दिलीप और उसकी पत्नी जो अभी तक आए हुए नहीं थे और इसीलिए बहुत जो है इंतज़ार करके खुद गंगा मिश्र जी जो है वो उठकर बाहर सिक्योरिटी जो वहाँ पर तैनात खड़ा था, तैयार खड़ा था, सिक्योरिटी का काम कर रहा था, उसको उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा दिलीप जो है वो लंदन के लिए फ़्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए गया है, लेकिन अब तक वापस आया नहीं है, बहुत देर हो गई है। आपका टिकट कहाँ है? सिक्योरिटी ने पूछा। सिक्योरिटी ने गंगा मिश्र जी को सवाल पहला ये किया है कि आपका टिकट कहाँ है? मेरा भी टिकट उसी के पास है। आपकी फ़्लाइट कौन सी है? ब्रिटिश एयरवेज। और इस तरह से उस सिक्योरिटी गार्ड ने गंगा मिश्र जी को कुछ सवालात किए और पूछा आपका टिकट कहाँ है और आपकी फ़्लाइट कौन सी है। इस तरह से गंगा मिश्र जी ने उसका जवाब देते हुए ठीक है आप बैठिए, मैं पता लगा कर आता हूँ, कहकर वो अफसर बोर्डिंग काउंटर की ओर बढ़ गया। मौसी फिर उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई और इस तरह से सिक्योरिटी को जानकारी बताकर सिक्योरिटी खुद जांच करने के लिए उस बोर्डिंग के पास चला गया और मौसी जी जो है वो वहाँ ही उस चेयर पर जाके बैठने लगी या बैठ गई। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही आकर मौसी से बोला, मैडम आपको हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज अफसर ने ऑफिस में आकर बैठने को बुलाया है। और इस तरह से एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वो मैसेज देता है कि मैडम आपको जो ऑफिस में आकर बैठने के लिए कहा है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड में से एक व्यक्ति मौसी को अधिकारी के यहाँ बिठाने के लिए बुलाता है तो मौसी ने सवाल किया है कि ऐसा क्यों? मौसी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे पता नहीं है, सिपाही बोला। सिपाही ने कहा कि नहीं मुझे पता नहीं है, बस आपको बुलाया है। मौसी का मन किसी अनहोनी आशंका से आकुला उठा और इस तरह से मौसी को ये बात थोड़ी मन में ऐसी बात आई कि शायद कुछ अनहोनी घटने वाला है। वह विदा होने लगी तो उस सिपाही से पूछा, आपका लगेज कौन सा है? आप मौसी की नज़र पहली बार बगल में दूसरी ओर घुमाकर रखी एक ट्रॉली की ओर गई। उस पर मात्र उसका सामान इस प्रकार रखा था ताकि उसकी नज़र सहज रूप से उस पर नहीं पड़े। वह सिपाही ट्रॉली चलाते हुए मौसी के साथ चल पड़ा और इस तरह से वो सामान कुछ इस तरह से रखा हुआ था कि उस सामान पर किसी की नज़र ना पड़े। इस तरह से उस सिपाही ने उस सामान के साथ, उस ट्रॉली के साथ मौसी को वहाँ से वो लेकर चले गए। सिक्योरिटी ऑफिस में 7-8 अफसर जमा थे। सभी चिंतित दिखलाई दे रहे थे। मौसी की प्रवेश करते ही वे सभी उठकर खड़े हो गए और इस तरह से जिस ऑफिस में मौसी को या फिर गंगा मिश्र जी को बुलाया था वहाँ पर कुछ 7-8 अफसर खड़े थे या बैठे थे या जमा थे।
सभी चिंतित दिखलाई दे रहे थे चेहरे से, लेकिन मौसी का जैसा ही प्रवेश हुआ वैसे ही वो सभी उठकर खड़े हो गए। मौसी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन लोगों को मेरा परिचय कैसे पता चल गया, और इस तरह से मौसी यहाँ पे आश्चर्य हो गई है कि जैसे ही मैं आने के बाद ये सब लोग जो है वो कैसे खड़े हो गए, वो मुझे कैसे परिचित है। मौसी के बैठने के बाद एक अफसर बोला, मैडम, मैं आपको एक दुख की बात बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ? मौसी ने चिंता से कुलाते हुए पूछा, और इस तरह से उसमें से एक अफसर ने माँ को, मतलब मौसी को जो है वो कहा कि मैडम, मुझे एक दुख की बात आपको बतानी है। मौसी यहाँ पर क्या हुआ करते हुए चिंतित दिखाई दे रही थी कि आपका बेटा आपको यही छोड़कर लंदन चला गया। तो इस तरह से एक अफसर ने मौसी जी को ये मैसेज दिया कि आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर लंदन चला गया है। उस अफसर ने गंगा मिश्र जी मतलब मौसी को ये मैसेज दिया कि आपका बेटा जो है वो आपको एयरपोर्ट पर ही छोड़कर चला गया है। उसने आपका टिकट सरेंडर जो है कर दिया है। वह अफसर बोला। इस तरह से इसका क्या अर्थ हुआ? मौसी ने अविश्वास और आश्चर्य से पूछा। मौसी यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। मैम, आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है। वो आपको यही बैठा छोड़कर लंदन चला गया है। लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट को उड़े आधा घंटा हो चुका है। आज अब और कोई फ़्लाइट नहीं है और आपका टिकट भी सरेंडर हो चुका है, उस अफसर ने स्पष्ट करते हुए कहा। और इस तरह से एक अफसर ने ये मैसेज दिया कि आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है। वो आपको यहाँ छोड़कर लंदन चला गया है। लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज की जो फ़्लाइट है वो आधे घंटे पहले ही वो उड़ चुकी है। वो फ़्लाइट चली जा चुकी है और अब कोई दूसरी फ़्लाइट नहीं है, और आपके बेटे ने जो है वो आपका टिकट सरेंडर भी कर चुका है या हो चुका है। और इस तरह से एक अफसर ने अपनी बात क्लियर करी या स्पष्ट की। ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने की उसे क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, आप लोगों को अवश्य कोई धोखा हुआ है। इस तरह से माँ जो है, दिलीप की माँ यानी मौसी जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और ऐसा करने की उसको ज़रूरत भी नहीं है। नहीं नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो या आप मुझे धोखा दे रहे हो? आप लोग एक बार फिर अच्छी तरह से पता लगाकर, मैं भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की पत्नी हूँ। और इस तरह से उन्होंने मतलब मौसी जी ने, गंगा जी मिश्र जी ने उन लोगों को, उन अफसर को कहा कि मैं आईएएस की पत्नी हूँ। तो आप जल्दी से वापस से एक बार अच्छी तरह से पता लगाइए। आप लोग इस तरह मुझे गलत सूचना नहीं दे सकते। आप लोग फिर पता लगाइए। मेरा तो घर भी बेच दिया है बेटे ने, फिर मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकता है? मौसी बहुत अप्रत्याशित व्यवहार करने लगी थी और हाँफने लगी थी, और इस तरह से बहुत ही अलग सा व्यवहार जो है वो वहाँ पर करने लगी थी। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी। मौसी को चुप देख के वो लोग भी फिर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद सभी अफसरों को सतर्क होते देख मौसी समझ गई कि आईजी साहब आ गए हैं, और इस तरह से मौसी जो है वो चुप हो गई। और उनको देखकर सारे ऑफिसर जो है वो चुप हो गए, सारे अधिकारी चुप हो गए। और वह जो थोड़ी देर के बाद सभी अफसरों को सतर्क अलर्ट होते देखकर मौसी समझ गई थी कि कोई बड़ा अफसर या फिर आईजी साहब जो है वो आए हैं। हाथ जोड़कर मौसी को प्रणाम किया और बोले, मैडम, मेरा नाम है अमित गर्ग। और इस तरह से जैसे ही वो आए आईजी साहब, उन्होंने मौसी को हाथ जोड़कर कहा कि मैडम, मेरा नाम अमित गर्ग है। मिश्रा सर जब इंडस्ट्री विभाग में थे तो मैं उनके अधीन कार्य कर चुका हूँ, और आपके पति जब
इंडस्ट्री विभाग में काम करते थे, तो मैं उनके साथ जो है वो काम कर चुका हूँ। मिश्रा सर का बहुत उपकार है इस विभाग पर। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आपको आदेश हो तो दिलीप को हम लोग लंदन एयरपोर्ट पर ही रोक लेने का प्रबंध कर सकते हैं। और इस तरह से आईजी साहब अमित गर्ग जी ने मौसी को कहा, अगर आप चाहें तो मैं लंदन एयरपोर्ट पर दिलीप को रोक लेने का प्रबंध कर सकता हूँ, व्यवस्था कर सकता हूँ। गर्ग साहब को देखते ही मौसी उन्हें पहचान गई थी, परंतु चुप ही रही। बहुत आग्रह करने पर वह बोली, मैं किसी अच्छे वृद्धाश्रम में जाना चाहती हूँ। आप लोग यदि उसमें मेरी सहायता कर दे तो बड़ा उपकार होगा। और इस तरह से मौसी ने जो है गर्ग साहब को विनती की कि आप जो है मुझे एक अच्छे वृद्धाश्रम में मुझे रखो, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आप लोग से मुझे ये बस यही सहायता जो है वो मुझे करो, और यह बहुत बड़ा उपकार होगा अगर आप मुझे अच्छे वृद्धाश्रम में भेज सकते हैं तो। और इस तरह से गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने ही मौसी की इस मातेश्वरी वृद्धाश्रम में व्यवस्था करा दी थी। और इस तरह से अमित गर्ग जी आईजी साहब जो मौसा जी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने गंगा मिश्र जी को मातेश्वरी वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। आईएएस एसोसिएशन ने भारत से लेकर इंग्लैंड तक हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया ने भी भारत की स्त्रियों और वृद्धों की दुर्दशा पर लगातार समाचार प्रसारित किए तथा बहस करवाई। और इस तरह से गंगा मिश्र जी ने वृद्धाश्रम में रहने का जो है निर्णय ले लिया। एक बड़े पदाधिकार विधवा के साथ यदि बेटा ऐसा व्यवहार कर सकता है तो दूसरों की क्या हालत होगी। मतलब एक बड़े ऑफिसर आईएएस विधवा जो है उसके साथ अगर उसका बेटा इस तरह का व्यवहार कर सकता है तो बाकी लोगों की हालत तो क्या होगी। घर का खरीदार घर वापस करने और दिलीप सारा मूल्य चुका ना या फिर मूल्य वापस करने को तैयार हो गया था। उसके बाद दिलीप को जो है वो अपने माँ के लिए वापस पैसे उस घर मकान जिसने खरीद लिया था उसको वापस देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है मौसी कुछ करने को तैयार नहीं हुई। यहाँ पर मौसी जो है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। दिलीप और उसके परिवार का मुँह देखने के लिए मौसी कदापि तैयार नहीं हुई थी। वो बहुत झटपटाया, बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु मौसी टस से मस नहीं हुई। यहाँ पर दिलीप जो है वो अपनी माँ से मिलने के लिए वृद्धाश्रम आने की उसने कोशिश की, माँ से मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मौसी ने ठान लिया था जैसे कि वो अपने बेटे दिलीप से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। वो टस से मस नहीं हुई, मतलब वो अपने बात पर जो थी वो अटल थी। वो बिल्कुल भी अपने बेटे से मिली नहीं। वो यहाँ पर रघुनाथ चौधरी के पास भी गया दिलीप, और वहाँ पर भी उसने विनती की, लेकिन यहाँ पर माँ जो है वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। दिलीप को पछतावा हुआ था कि नहीं, यह तो मैं बता नहीं सकता, परंतु वो लोक लज्जा से ढक अवश्य गया था। उसके बाद मैं प्रयास करने लगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मौसी का विश्वास जीवन के प्रति बचा रहे। और इस तरह से लोक शर्म से, लोक लज्जा से शायद दिलीप जो है वो ढक चुका था। फिर प्रत्येक रविवार पत्नी के साथ मौसी से मिलने आने लगा था। यहाँ पर रघुनाथ चौधरी हर संडे, हर रविवार को अपनी पत्नी के साथ मौसी से मिलने के लिए आने लगे थे। प्रत्येक भेंट में मौसी एक सोहर अवश्य गाती थी और गाते गाते रोने लगी थी। अब यहाँ पर सोहर, सोहर का मतलब ये है कि सोहर एक लोकगीत है। हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जब संतान का जन्म होता है और संतान का जन्म होने के बाद यह जो गाने की प्रथा है,
तो इस गाने की प्रथा या इस एक लोक गीत को सोहर कहा जाता है। तो यहाँ पर मौसी जो है जब उनको भेंट देने के लिए या जब उनको मिलने के लिए जब रघुनाथ चौधरी जाते थे तो अपनी पत्नी के साथ, तो वो हमेशा एक सोहर गाती थी और गाते गाते रोने लगती थी। वो सोहर है, ललना रे एही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे। ललना रे एही लेल होरीला कहने का मतलब है कि स्त्री को जब लड़का पैदा हुआ है, एक औरत को जब लड़का पैदा होता है, मतलब ललना रे एही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे, मतलब जन्म लेते ही वंश को या लड़के को वो तार लेती है। तार लेना मतलब उसका उद्धार, उस संतान का उद्धार जो है वो करती है। ललना रे नारी जन्म कृतारथ, ललना रे नारी जन्म कृतारथ मतलब स्त्री ने बेटे को जन्म देना या स्त्री ने बेटे को जन्म देकर वो धन्य हो गई है। वो क्या हो गई है? धन्य हो गई है। बांझी पद छुटल रे, बांझी पद छुटल रे का मतलब ये कि अगर शादी होने के बाद अगर किसी औरत को संतान नहीं होती है या बच्चा नहीं होता है तो समाज जो है ऐसे औरतों को बांझ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म देकर, एक लड़के को जन्म देकर जो है वो समाज उनको बांझ जो है वो कहना छूट चुका है। बांझी पद छूटल रे मतलब लोग उसको बांझ नहीं कहते हैं क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया है, उसके पास औलाद है। जब औलाद उसके पास नहीं होती है तो लोग उसको बांझ कहते हैं, लेकिन अभी बच्चे के जन्म के बाद बांझ कहलाना छूट जाता है, बंद हो जाता है। ललना रे सासू मोरा उठल नचैते, और बेटे का जन्म होने के बाद यह जो सासू माँ है वो नाचने लगती है। ननदी गबैते रे, ननदी गबैते का मतलब है यह जो ननंद होती है मतलब पति की जो बहन होती है वो गाने लगती है। ललना रे कौन महाव्रत ठानल, पुत्र हम पाओल रे, मतलब एक स्त्री जब बेटे को जन्म देती है तो किसी उत्सव से कम नहीं होता है। यह पूर्व जन्म का पुण्य ही तो है जो उसको पुत्र प्राप्त होता है। और इस तरह से यह सोहर गाकर मौसी जो है वो गाते गाते रोने लगती थी। मेरी पत्नी भी मौसी के संग सोहर गाने और रोने में मौसी का साथ देती थी। यहाँ पर चौधरी जी मतलब रघुनाथ चौधरी की पत्नी भी मौसी के साथ, गंगा मिश्र के साथ वो सोहर गाने में मदद करती थी या फिर वो सोहर गाना गाती थी और उनके साथ साथ रोने भी लगती थी। मैं भावुक होकर बगीचे की ओर निकल जाता था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुख यहाँ पर रघुनाथ चौधरी को होता था और वो बगीचे की ओर निकल जाते थे। आज अब उस अध्याय का अवसान हो गया है। मौसी लगभग 7 वर्ष इस आश्रम में बिताकर आज संसार से चली गई है और इस तरह से आज रघुनाथ चौधरी कहते हैं कि आश्रम से मौसी जी ने, गंगा मिश्र जी ने संसार से वो चली गई है, इस आश्रम से वो चली गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। इस अवधि में वह एक दिन भी 4 दीवारी के बाहर नहीं गई। एक बार जो अंदर आई तो आज अब उसका, और इस तरह से जिस तरह से वो मातेश्वरी वृद्धाश्रम में गई थी, उस 4 दीवारी के अंदर थी, उसके बाद वो वापस बाहर नहीं आई थी। एक बार जो अंदर आई तो आज अब उसका
और इस तरह से ट्रस्ट के सचिव ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, गंगा मैडम, दाह संस्कार करने का अधिकार आपको देकर गई है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। और इस तरह से उस वृद्धाश्रम के ट्रस्ट के जो सचिव थे, उन्होंने चौधरी जी को, रघुनाथ चौधरी को एक लिफाफा दिया और कहा कि उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार आपको ही करना है और वो अधिकार वो आपको देकर गई है। बाकी आप लिफाफा, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। बाकी आप इस लिफाफे को पढ़ लीजिए। लिफाफे में 2 पन्ने का पत्र और एक बिना तिथि का चेक था। वह चेक मेरे नाम से था, जो अपने श्राद्ध खर्च के लिए उसने दिए थे। और इस तरह से जब लिफाफा खोला गया, रघुनाथ चौधरी ने वो लिफाफा खोला तो उसमें 2 पन्ने का एक पत्र था और एक बिना तिथि का, बिना डेट का, तिथि मतलब तारीख का चेक था। यह चेक मेरे नाम पे था, मतलब रघुनाथ चौधरी जी के नाम पर था। जो श्राद्ध का जो खर्चा था, वो पूरा खर्चा जो है उन्होंने चेक के ज़रिए दिया था। ट्रस्ट के सचिव ने रघुनाथ चौधरी को एक लिफाफा दिया था। उस लिफाफे के अंदर 2 पन्ने लिखे हुए थे। पत्र के अंत में मौसी ने लिखा था, अपनी कोख का जाया बेटा मुझे जिंदा ही मारकर विदेश भाग गया और तुमने अंत तक मेरा साथ दिया। पत्र में ये लिखा था मौसी ने कि मेरे गर्भ से जन्मा हुआ, कोख से जन्मा गया जो मेरा बेटा था, वो मुझे जिंदा ही मारकर विदेश चला गया है और अंतिम समय तक तुमने मुझे साथ दिया है। ऐसा वो गंगा मिश्र जी रघुनाथ चौधरी को कहती है। तुम्हें देखकर सदा मेरा विश्वास जीवित रहा कि सभी संतानें एक जैसी नहीं होती है। रघुनाथ चौधरी, मेरा बेटा जो है वो मुझे ज़िंदा मारकर यहाँ से चला गया, लेकिन तुमने जो है वो मुझे, मेरा विश्वास जो है वो जीवित रखा। इसी विश्वास के सहारे इस संसार से जा रही हूँ। और इस तरह से मौसी ने कहा कि इस संसार से मैं जा रही हूँ। जब तक भी सपूत संसार में रहेगा तब तक माएँ 1000 कष्ट सहन कर भी संतान को जन्म देती रहेगी। तो तुम्हारे जैसे अच्छे सपूत, अच्छे पुत्र इस संसार में अगर है तो ऐसी माएँ 1000 कष्ट सहन करके संतान को जन्म देती रहेगी और संसार इसी तरह से चलता रहेगा। इसका श्रेय माँ और सपूत दोनों को है और इस तरह से तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। यहाँ पर रघुनाथ चौधरी को मौसी कहती है कि तुम्हारी जैसी संतान हर माँ को मिले। इन पंक्तियों को पढ़कर मैं अपने को और अधिक नहीं रोक सका। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी पत्नी भी फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोते रोते गाने भी लगी, ललना रे एही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे। और इस तरह से ये पत्र पढ़ने के बाद रघुनाथ चौधरी अपने आप को रोक न सके। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उनकी पत्नी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते मौसी ने गाया हुआ एक लोकगीत जो है वो गाने लगी, ललना रे एही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे। इस तरह से आज के समाज में जो कुपूत संतानें हैं, मतलब जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद, बुज़ुर्ग होने जाने के बाद उनको वृद्धाश्रम में रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही माँ बाप जो होते हैं वो कई सारे कष्ट सहन करके बच्चों को बड़ा करते हैं और उनकी सफलता जो है, बच्चे की सफलता के लिए भगवान को प्रार्थना
करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कुपोत बच्चे होते हैं जो बुज़ुर्ग हो जाने के बाद या शादी हो जाने के बाद अपने माँ बाप को या बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रक्त संबंध कहानी संग्रह से लिया हुआ यह पाठ जो है जिसका नाम है कोख जाया।